राम राम। क्या हाल चाल है भाई सबके। मेरे ख्याल है सब कुशल मंगल हो गए। आज कुछ खास है नहीं दिखाने के लिए, तो सोचा कि क्यों ना फिर अपनी जिंदगी के कुछ पन्ने खोले जाएं पहले की तरह। जैसे पहले जिंदगी के कुछ पन्नों में से एक पन्ना कहानी के रूप में मैंने आपको सुनाया था, तो सोचा कि आज फिर एक सत्य कहानी सुनाता हूं अपने जीवन की। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और प्लीज इसे पूरी सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी हमें कुछ सबक भी देती है और ह्यूमैनिटी के बारे में बताती है। ये कहानी है 1992 की। उस समय करीब मेरी उम्र थी 17 साल और मैं दिल्ली में था। मुझे जाना था दिल्ली से हैदराबाद। हैदराबाद में मेरे पापा की पोस्टिंग थी। मेरे पापा सीआईएसएफ में थे और कुछ ही महीनों पहले उनकी हैदराबाद में पोस्टिंग हुई थी। तो साहब मैंने अपनी टिकट बुक करवाई और इत्तेफाकन मुझे नेक्स्ट डे की ट्रेन की टिकट मिल गई। अगले दिन मेरे ताऊजी जो कि दिल्ली पुलिस में थे, वो मुझे स्टेशन छोड़ने गए। तो प्लेटफॉर्म पे छोड़ने के बाद वो वहां से चले गए क्योंकि उन्हें ड्यूटी पे जाना था। तो उन्होंने कहा कि बेटा अब तो प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, अब तो यहाँ से ट्रेन आएगी, तो मैं मतलब तू जो इजिली बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हाँ ताऊजी ठीक बात है, अब तो मैं बैठ जाऊंगा, आप चले जाओ। तो खैर वो चले गए। मेरे ख्याल है उस दिन ट्रेन शायद, जहां तक मुझे याद पड़ता है, कि थोड़ी बहुत आधा पौना घंटा लेट रही होगी, लेट थी। अमूमन जैसे स्टेशन पे सब लेते हैं, मैंने भी पानी की बोतल ली और देखा कि स्टेशन पे ना उस दिन भीड़ कुछ कम थी। मतलब जितनी नॉर्मली भीड़ होती है स्टेशन पे उतनी भीड़ थी नहीं। तो आधा पौना घंटे के बाद ट्रेन आई और मैं डब्बे में चढ़ गया। मेरा रिजर्वेशन स्लीपिंग बर्थ में था, स्लीपर क्लास में था। और जैसे आपको पता है कि एक कोच के अंदर 8 सीटें होती हैं, 3 ऐसे और 2 सामने की होती हैं। तो कुल मिलाकर एक उस कंपार्टमेंट में 8 लोग बैठते हैं। उस कंपार्टमेंट में एक मुस्लिम फैमिली भी थी। मेरे ख्याल है मियां बीवी थे वो, और शायद उनके 2 बच्चे थे और एक और मुस्लिम थे वहां पे। 8 में मेरे ख्याल है 5 या 6 मुस्लिम्स थे उसके अंदर, जो ट्रेवल कर रहे थे हैदराबाद तक। और ये शाम के समय की बात है, मेरे ख्याल 6 बजे के आसपास रही होगी और ट्रेन थी दक्षिण एक्सप्रेस। खैर जी ट्रेन चल पड़ी और रात को सब अमूमन सो ही जाते हैं। फिर सुबह आंख खुली और आंख खुलने के बाद क्या था कि आंख खुलने के बाद मैं टॉयलेट वगैरह गया, फ्रेश वगैरह होने के लिए गया। तो मुझे एहसास हुआ कि ट्रेन के अंदर, क्योंकि ट्रेन के एक कोच के अंदर मेरे ख्याल है 80-84 बर्थ होती हैं, उसमें केवल 50% ही ऑक्यूपेंसी थी। आधी बोगी जो है खाली थी। हो सकता है कि उतने रिजर्वेशन ना हुए हो। तो जो साइड वाली जो बर्थ थी वो खाली थी वो। तो मुझे लगा कि शायद जो यहाँ पे पैसेंजर्स बैठे होंगे वो रात में रास्ते में कहीं उतर गए होंगे, और मैं उस साइड वाली बर्थ पे जाके बैठ गया। तो फर्ज करो कि ट्रेन अगर इस दिशा में जा रही है तो मैं ऐसे बैठा था, यानी कि जिस दिशा में ट्रेन जा रही थी उस दिशा में मेरी पीठ थी और मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक से तड़तड़ की आवाज आई और मैंने देखा कि बाहर जो है चलती हुई ट्रेन से ना बाहर ना हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं और वो जो है ट्रेन के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। और मैं लगातार बाहर देख रहा हूं। मतलब मुझे इतना भी होश नहीं था कि मैं अपनी गर्दन नीचे कर लूं या खिड़की नीचे कर लूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और पत्थर लगातार बरस रहे थे, और पत्थर भी वो थे जो ट्रेन की पटरियों में जो पत्थर पड़े होते हैं ना, नुकीले मोटे मोटे पत्थर, वो मतलब तर 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 की सिर्फ एक ही साउंड सुनाई दे रही थी। और शोर था पूरी पब्लिक का, हजारों की संख्या में लोग थे, जिनमें औरतें थी, आदमी थे, मेरे ख्याल है बच्चे भी थे कम उम्र के, और पत्थर पे पत्थर बरस रहे थे। क्योंकि ट्रेन स्पीड में थी तो मेरे ख्याल है ये करीब मेरे ख्याल है 1 से 1.5 मिनट का ही पूरा मंजर रहा होगा। और 1 मिनट का मंजर बहुत होता है। 1 मिनट में आप समझ सकते हो कि कितनी पब्लिक रही होगी। ये अच्छी बात थी कि कोई पत्थर मुझे आके नहीं लगा, मतलब ये ईश्वर की कृपा थी।
क्योंकि अगर कोई भी पत्थर टिक जाता गुरु, तो इस चेहरे का ना नक्शा 100% बदल गया था। जो ट्रेन में लोग बैठे हुए थे उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है भाई। जब ये सारा मंजर गुजर गया तो फिर अंदर से जो लोग बैठे हुए थे, एक होता है ना कि बड़ा ही मतलब क्योस की हालत हो जाती है। फिर ये आवाज आने लगी कि खिड़कियां बंद करो, खिड़कियां बंद करो। फिर लगातार सबने ठाक 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 जो है खिड़कियां बंद करी और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आगे एक स्टेशन में जाके जब ट्रेन रुकी और पब्लिक जब ट्रेन से बाहर उतरी, और उन उतरने वालों में मैं भी था, और बाहर से जो डब्बों की हालत देखी, वो गुरु मतलब दिल दहला देने वाली जो है वो मंजर था। डब्बे पिचक गए थे क्योंकि पत्थर जो है बड़े नुकीले होते हैं वो, और पूरे डब्बों पे जगह जगह छेद हो गए थे, मतलब पिचक गए थे डब्बे। आप समझ सकते हो कितनी फोर्स के साथ पत्थर पड़े होंगे वो, और पत्थर भी अच्छे खासे मोटे मोटे होते हैं। अब लोगों के बीच में एक डिस्कशन सा जो एक होता है ना कि वो फुसफुसाहट जो होती है वो धीरे धीरे वो शुरू हो गई, और ये समझ में आया कि यार कुछ तो हुआ है, मतलब कुछ तो कांड हुआ है। तो एक हल्की सी फुसफुसाहट से मालूम पड़ा कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है कल, क्योंकि ये अगले दिन सुबह की बात है। और वो दौर मोबाइल का या इंटरनेट का या इस तरह का सोशल मीडिया का तो वो दौर था नहीं, तो खबरें जो है लोगों तक लेट पहुंचा करती थी, और उस पर भी मैं ट्रेवल कर रहा था। खैर जी, ट्रेन उस स्टेशन पे काफी देर रुकी रही। मेरा ख्याल 1 घंटे के आसपास वो ट्रेन रुकी रही होगी। हो सकता है कि मतलब रेलवे वालों ने आगे कंफर्म किया और रास्ता क्लियर है नहीं है, या फिर आगे कोई और किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। पर कुल मिलाकर बात यह है कि 1 घंटे के बाद वो ट्रेन वहां से रवाना हुई। उसके बाद मुझे याद तो नहीं है कि आगे कौन सा स्टेशन था वो, लेकिन कोई एक बड़ा स्टेशन था। वहां से जो है मिला न्यूज़पेपर, और उस न्यूज़पेपर को जब पढ़ा तो उसके फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ थी वो न्यूज़ थी बाबरी मस्जिद की, कि बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया है। तब जाके समझ में आया कि ये पथराव क्यों हुआ था। और मैं जा रहा था हैदराबाद, और हैदराबाद जो ऐसा माना जाता है कि वो मुस्लिम बहुल एरिया है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन एक ऐसी धारणा है। तो एक 17 साल का बच्चा जो कि पहली बार हैदराबाद जा रहा हो, बड़ा दुबला पतला सा, बड़ा मासूम सा, और जिसके हाथ में न्यूज़पेपर हो के बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया है, और उसके साथ जितने भी जो लोग बैठे हैं वो सबके सब मुस्लिम कम्युनिटी से है, तो मेंटली क्या इंपैक्ट पड़ा होगा उस चीज का मेरे ऊपर। आज भी जब मैं इस बात को सोचता हूं तो कहीं ना कहीं एक अंदर से ना हल्की सी एक सिहरन सी आती है। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो उस समय सभी लोग जो थे वो बहुत ही अनकंफर्ट एक लेवल होता है ना, उस पर आ गए थे, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं कॉमन मैन थे। और तब जाके समझ में आया कि स्टेशन पर उतनी भीड़ कम क्यों थी, और रेल का डब्बा भी जो है आधा खाली क्यों था, और क्यों मुझे टिकट इतनी इजीली मिल गई थी, नेक्स्ट डे का रिजर्वेशन मुझे क्यों मिल गया था। तब जाकर वो बात समझ में आई। और लोगों के बीच में जो एक होता है, जब पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं तो फिर आपस में वो सारे डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। वो हालांकि वो डिस्कशन मुझे बहुत अच्छी तरह तो याद है भी नहीं, और उतनी उम्र भी नहीं थी। खैर जी, इस चक्कर में जो है पूरा दिन निकल गया, रात हुई, और शरीर के अंदर एक बड़ी एक बेचैनी सी, क्योंकि पहली बार जा रहा था। और ट्रेन जो थी वो हैदराबाद, मुझे उतरना था सिकंदराबाद, क्योंकि सिकंदराबाद और हैदराबाद मिले हुए हैं। ये मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है कि वो ट्रेन सिकंदराबाद तक थी या फिर हैदराबाद तक थी। जैसे दिल्ली में शादरा है या फिर नई दिल्ली है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, वैसे सिकंदराबाद है और हैदराबाद दोनों बिल्कुल मिले हुए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ट्रेन सिकंदराबाद पहुंचने वाली थी, तो उससे पहले अब बात ये थी कि मैं जाऊंगा कैसे, क्योंकि
आपस में बैठ के जितने भी डिस्कशन हो रहे थे वो ये थे कि हैदराबाद के अंदर तो कर्फ्यू लग गया होगा, और न्यूज़पेपर में पढ़कर भी मालूम पड़ रहा था कि जगह जगह जो है वो एहतियातन जो है वो कुछ चीजें बंद कर दी गई है ना, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और खास करके सिकंदराबाद और हैदराबाद। तो कहीं ना कहीं इस बात का तो अंदाजा हो गया था कि स्थितियां जो है वो अनुकूल तो नहीं होंगी गुरु। और उससे पहले जो सिकंदराबाद से पहले जो स्टेशंस पड़ रहे थे, उन स्टेशंस पर भी वो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। तो ये बात तो समझ में आ गई थी कि वहां पर भी जो सन्नाटा ही पसरा होगा। और इसी बीच में शायद आरपीएफ वाले भी थे, तो उन्होंने भी कहा था कि जो है वो थोड़े से सावधानी से जाएं, और क्योंकि वहां पे जो है माहौल, पूरे देश के अंदर माहौल जो है बड़ा तनावपूर्ण है। तो एक 17 साल के बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर जाएगा तो जाएगा कैसे, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन का वो दौर था नहीं कि आप जो है आपके हाथ में मोबाइल हो रहा है, आप अपने घर पे जो है फोन कर दो कि इस तरह से मैं स्टेशन पे हूँ, या मुझे लेने आ जाओ, या फिर कोई और अल्टरनेट तरीका हो जिससे कि मैं पहुंच सकूं। तो ऐसा कुछ सोच तो था नहीं, जो भी करना था खुद ही करना था। इसमें एक अच्छी बात ये रही कि जो मुस्लिम परिवार थे, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बहुत ही जो है मेरी हिम्मत बंधाई, और मुझे आज तक वो उनके शब्द वो याद हैं। उन्होंने कहा था कि बेटा कहाँ जाना है, उन्होंने मुझसे पूछा था पहले कि कहाँ जाना है, तो मैंने उन्हें बताया था कि मुझे बीएचएल जाना है, मैं सिकंदराबाद उतरूंगा और सिकंदराबाद से जाऊंगा बीएचएल। और सिकंदराबाद स्टेशन से बीएचएल की जो दूरी है वो मेरे ख्याल 12-15 किलोमीटर के आसपास है शायद। तो वे को खौफ तो कहीं ना कहीं अंदर था, वो एक नया शहर, कम उम्र, और ऊपर से इस तरह से कम्युनल चीजें। तो उस परिवार ने मेरी बहुत हिम्मत बंधाई, और उसने कहा कि बेटा बिल्कुल चिंता मत करना, कुछ नहीं होगा, है ना, प्रशासन भी है, और सभी लोग वैसे नहीं होते हैं। और साथ में उन्होंने और जब मैंने उनसे पूछा कि मैं जाऊंगा कैसे, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप जैसे एक बड़ा बच्चे को कैसे समझाता है, तो मुझे आज तक याद है जो वो सज्जन थे, जो मुस्लिम फैमिली में जो वो मर्द था, उसने बड़े प्यार से मुझे समझाया था। और उसने कहा था कि बेटा तुम अपने घर फोन कर लो। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल फोन नंबर तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि अभी ट्रांसफर हुआ है मेरे पापा का। तो उन्होंने मुझसे पूछा तो बेटा तो फिर जाओगे कैसे? तो मैंने कहा अंकल पता नहीं कैसे जाऊंगा, मुझे तो यही पता है कि यहाँ से उतर के जो है मुझे स्टेशन से, वहाँ से मुझे जो है ऑटो वगैरह या फिर बस कोई भी है जो है वो बीएचएल के लिए पकड़नी थी। तो उन्होंने कही ये बात मुझसे कि बेटा बहुत मुश्किल है कि इस समय कोई ऑटो या कोई बस मिलेगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो कैसे करूँगा अंकल? तो उन्होंने कुछ सेकंड सोचा, और कुछ सेकंड सोचने के बाद उन्होंने कहा कि देखो एक तो यह है कि स्टेशन पे या तो आप जो है स्टेशन पे जो आरपीएफ वाले होते हैं या जो प्रशासन होता है, आप उनके पास जाएं, उनसे मदद मांगे। और दूसरा तरीका यह है कि आप कोशिश ये करें कि कोई आपको ऑटो मिल जाए, तो क्योंकि वो भी कुछ बहुत ज्यादा बताने की स्थिति में थे नहीं असल में, क्योंकि आगे क्या स्थिति बनेगी ये तो किसी को पता था नहीं। पर जो उनकी एक अच्छी बात थी, उन्होंने जो मुझे हिम्मत दी ना कि बिल्कुल घबराना मत, तो एक बच्चे के लिए वो हिम्मत ही काफी थी। तो ट्रेन फाइनली सिकंदराबाद स्टेशन पर रुकी, और जब रुकी तो मुझे आज तक याद है उस पूरी बोगी में से मेरे ख्याल है 10-12 लोग ही ऐसे होंगे जो उस बोगी के अंदर से उतरे होंगे, और स्टेशन पर पूरा का पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बामुश्किल उस ट्रेन से अगर उतरे होंगे तो 50-100 लोग ही उतरे होंगे, उससे ज्यादा होंगे नहीं। और स्टेशन पर कुछ नहीं था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर से अल्लड़ बुद्धि, बचपना। सिकंदराबाद स्टेशन से निकल के जब मैं बाहर आया तो वहां पर भी पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। और एक अच्छी बात ये रही कि मुझे एक रिक्शे वाला मिल गया। तो मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा यार मुझे बीएचएल जाना है, बीएचएल चलेंगे? तो वो ऐसा बोला कि उसने कहा कि एग्जैक्टली तो मुझे शब्द याद नहीं है, लेकिन उसने ये कहा था कि नहीं इतनी दूर तो कौन जाएगा, ऊपर से माहौल ऐसा है और इतनी दूर रिक्शा जाता भी नहीं है। वो पैरों से चलाने वाला जो रिक्शा जो होता है वो था। तो उसने मुझे एक बात बोली, उस जगह का मुझे नाम याद नहीं है। उसने कहा कि मैं आपको वहां पर छोड़ दूंगा और वहां से आपको कोई ना कोई साधन जरूर मिल जाएगा।
तो अब मैं उसको मना करने की स्थिति में था नहीं, तो फाइनली मैंने उसको हाँ बोला और उस रिक्शे वाले ने मुझे वहां से बैठाया और एक जगह लाकर छोड़ दिया कि यहां से आपको जो है कुछ ना कुछ साधन मिल जाएगा। और आप यकीन मानना साहब, जब उसने मुझे छोड़ा वहां पे, जब मैं रिक्शे से उतरा अपने सामान के साथ, और मेरा ख्याल है 5 या 10 सेकंड वो मुझे रिक्शे वाला कहीं नजर नहीं आया। और मुझे आज तक अच्छी तरह से याद है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रोड थी। वो अगर लेफ्ट देखूं तो ना लेफ्ट चिड़ी का बच्चा दिखाई दे, और मैं अगर राइट देखूं तो ना राइट चिड़ी का बच्चा दिखाई दे। बिल्कुल सपाट सन्नाटा सड़क पर। अगर आप सोच के देखिए वो कैसा मंजर होगा कि एक चौड़ी सी सड़क के किनारे एक 17 साल का बच्चा खड़ा है और आसपास जो है ठीक ठाक ऊंची बिल्डिंग्स हैं, और सिर्फ उस सन्नाटे की और हल्की सी उस हवा की आवाज जो है आपके कानों में गूंज रही हो। साहब, दिल की रफ्तार ना, दिल की धड़कने की रफ्तार अपने आप बढ़ जाती है। एक हेल्पलेस लड़का उस सन्नाटे में खड़ा था, कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। पर तभी ना एक चमत्कार टाइप सा कुछ हुआ, और मैं जब राइट हैंड साइड की तरफ देख रहा था तो मैंने देखा कि पता नहीं अचानक कहां से एक गली में से एक ऑटो वाला आया और आके मेरे सामने रुका। और मैंने उससे कहा कि भाई मुझे बीएचएल जाना है। उसने कहा चलेंगे। मैंने कितने पैसे हैं? तो जहां तक मुझे याद पड़ता है शायद उसने मुझसे 200 रुपए मांगे थे। और साहब, मैंने बिना ना नुकुर के उसको हाँ कही और मैं उस ऑटो में बैठ लिया। वहां से लेके बीएचएल तक का जो सफर था, उस सफर के दौरान समझ में आया कि बाबरी मस्जिद का क्या इंपैक्ट पड़ा था। सड़कें बिल्कुल सुनसान थी, लेकिन हो सकता है कि उम्र का तगाजा हो, अंदर खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यह भी हो सकता है कि शायद उस मुस्लिम परिवार ने जो मुझे हिम्मत दी थी, हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में उसका भी एक असर रहा हो सकता है, मैं मान सकता हूं इस बात को। तो फाइनली मैं बीएचएल के मेन गेट पर पहुंचा, जहां पर के सीआईएसएफ की एक पोस्ट होती है। और जब वहां पर पहुंचा तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपना नाम बताया और मैंने उन्हें अपने पापा का नाम बताया कि मेरे पापा का नाम रामानंद है, और शायद उस टाइम पे मेरे पापा एएसआई थे और मैं दिल्ली से आया हूं। तो ये देखकर तो पहले तो वो भी थोड़े से अचंभे में से हुए, और उन्होंने मुझसे कहा भी था कि बेटा, मतलब ऐसे माहौल में जिसमें कि पहले से सबको पता था। तो खैर उन्होंने फोन मिलाया और पापा शायद कहीं किसी दूसरे उस पर थे, पर उन्होंने जो है पापा से संपर्क साध दिया था। और वहां से फिर एक जवान मेरे साथ गया और उसने मुझे घर के बाहर जाके छोड़ा। वहां से वॉकिंग डिस्टेंस ही था। इस पूरे सफर में, इस पूरी घटना में मुझे एक बात और समझ में आई कि जो बाहर जो पब्लिक थी, जो मॉब था, जो भीड़ थी, किसी भी भीड़ का ना कोई धर्म नहीं होता है, ना ही किसी भीड़ का कोई रंग होता है, ना ही कोई रूप होता है। मेरे हिसाब से वो सबके सब वो असामाजिक तत्व थे, जिन्हें शायद खुद नहीं पता होगा कि वो ट्रेन पे पथराव क्यों कर रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होगा। तो खैर, जब मैं घर के बाहर पहुंचा और पहुंचने के बाद मैंने अपने घर की घंटी बजाई और दरवाजा मेरी माँ ने खोला। और जैसे ही मेरी माँ ने दरवाजा खोला, मेरी माँ मुझे देखती रह गई और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उनका मुंह खुला रह गया था। और उनके मुंह से ना सिर्फ एक ही शब्द निकला था, तू। मैंने कहा, हाँ मम्मा, मैं। और वो मुझे घर अंदर लेकर गई और अगले 5 मिनट के अंदर पापा भी आ गए थे। और
हालांकि उन्होंने मुझे डांटा नहीं, लेकिन थोड़े से सख्त लहजे में उन्होंने एक बात कही थी कि कम से कम आने से पहले जो है देख तो लेता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 1992 की जब ये घटना हुई थी बाबरी मस्जिद वाली, उस दिन मैं सफर कर रहा था और ये भी एक कमाल का इत्तेफाक है। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई धर्म बुरा नहीं होता है, लोग बुरे होते हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी संप्रदाय हो, सब अच्छे हैं। अगर बुराई किसी में है तो वो इंसान के अंदर है। इस पूरी घटना से मुझे ये बात समझ में आई और मैंने यही सबक सीखा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं उस परिवार का जो उस दिन भी मेरे लिए अनजान था और आज भी मेरे लिए अनजान है, जिस समय मैं आप सबको को ये कहानी सुना रहा हूं, जिसने मेरी हिम्मत बंधाई। तो कैसी लगी ये कहानी आप सब लोगों को, आप मुझे बताइएगा। और समय समय पर मैं अपने जीवन के पन्नों में से कुछ पन्ने खोलकर आपको इसी तरह से सुनाता रहूंगा। राम राम, राम राम।